Assalamualaikum. I am Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, जोहर टाउन, लाहौर। आज हमने बात करनी है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सिलेबस 2021 के मुताबिक ये यूनिट नंबर 3 है। इस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनके हवाले से सबसे पहले देख लीजिए। यानी हमने बात करनी है जिन कंपोनेंट्स पे और जिन टॉपिक्स पे, वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते। यानी जो पहला टॉपिक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इस यूनिट में लिख दिया वो कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, इसके बाद लिपिड्स को पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स के बाद बात होगी न्यूक्लिक एसिड्स की और पर्टिकुलरली आरएनए की बात करेंगे, और आखिर में हमने बात करनी है वाटर की, और वाटर के साथ ही फिर मैं आपको बता दूंगा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट को शुरू करने से पहले मुझे आपसे पूछना है ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो याद रखिए, मॉलिक्यूल्स एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। एक एमसीक्यू आपसे पूछ रहा, आंसर बताइए कि बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज, आप सेल कह देंगे। बेसिक यूनिट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, आंसर इज एटम। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स इज, तो आप एटम कह देंगे। चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी कहीं बेसिक पे जाकर आपको एटम मिलेगा, और एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते। हम कहते स्टेबल ग्रुप ऑफ एटम्स और स्टेबल combination of atoms is known as molecules, and molecules of living organisms is known as biological molecules। biological molecules के अंदर आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट को। प्यारे बच्चों, आपके मन में पहला सवाल आता होगा कि सर कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों कहते। तो याद रखिए बेटे, नेम से इंडिकेट होता है कि कार्बो कार्बन को कहते, और हाइड्रो की बात की जाए तो हम वाटर को कहते। यानी लिटरल डेफिनेशन के हवाले से बात की जाए, लिटरल क्या होता है, यानी बायोलॉजी की कोई भी डिक्शनरी खोल के देखिए तो आपको मतलब यही मिलेगा कि कार्बो कार्बन को कहते, हाइड्रो वाटर को कहते, यानी हाइड्रेटेड कार्बन। यानी इनको हाइड्रेटेड कार्बन इसीलिए कहते कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो वही होती है जो आपको वाटर में मिलती है, यानी 2:1। जैसे एक बहुत मशहूर कार्बोहाइड्रेट, और वो कौन है, हम कहते अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कुछ होगा ऐसे जो मॉलिक्यूल बनता है C6H12O6। आप बताइए इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है। इसे ग्लूकोज कह दीजिए। और प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 12 हैं, और ऑक्सीजन कितनी है, 6 है। तो अगर आप रेशो के हवाले से बात कीजिए तो ये 2:1 बनता है। यानी चूंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशो वही होती है जो वाटर की होती है, इसीलिए तो हम कहते हाइड्रेटेड कार्बन। यानी ऐसे कार्बन जिनके साथ जो वाटर यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो वही है जो वाटर के अंदर होती है, इसीलिए इसे
हाइड्रेटेड कार्बन बोलते। ये तो लिटरल मीनिंग आपको बता दिया। अब केमिकल डेफिनेशन के हवाले से बात की जाए तो हम कहते कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और कीटोन, ये और बड़ा करके इसलिए लिखा है ताकि आपको बता सकूं कि या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होता है, दोनों नहीं होते। यानी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, यानी ये बेसिकली जो ओलिगोसैकेराइड हैं, पॉलीसैकेराइड की बात होती है कि विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड मोनोसैकेराइड्स, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स। जैसे ये जो दीवार में एक ईंट है, आप इसको समझ लीजिए कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। अगर ऐसे बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स मिल जाएंगे तो हम बोलेंगे क्या, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। लेकिन जब आप दीवार को तोड़ दोगे तो दोबारा यही सब यूनिट्स आपको हासिल हो जाएंगे, यानी ईंट हासिल हो जाएगी, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आपको मिल जाएगा। अब प्यारे बच्चों, इसको मोलेकुलर फॉर्म के अंदर भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप बताइए हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है। आप कह देंगे कि सर OH नेगेटिव होता है, तो आप OH लिख लीजिए। एल्डो ग्रुप का फॉर्मूला, एल्डिहाइड ग्रुप, इसका फॉर्मूला आपको आता है, सुनिए जरा। हम कहते कार्बन ने अगर डबल बॉन्ड बनाया हो ऑक्सीजन के साथ, एक तरफ हाइड्रोजन का होना लाजिम है और एक तरफ कार्बन भी होता है। कार्बोहाइड्रेट के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों ये क्या है, एल्डिहाइड है। और आपको कीटो ग्रुप का, कीटोनिक ग्रुप का फॉर्मूला आता है। हम कहते कार्बन ने अगर डबल बॉन्ड बनाया हो ऑक्सीजन के साथ और दोनों तरफ कार्बन हो, इसे क्या कहेंगे, कीटो ग्रुप। एक दफा आप बताइए कीटो ग्रुप क्या होता या कीटोनिक ग्रुप क्या होता। हम कहते कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया हो, दोनों तरफ कार्बन हो, इसे कीटो या कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं। इसी तरह से कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हो ऑक्सीजन के साथ, एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन का होना लाजिम है, इसे एल्डिहाइड ग्रुप या सिंपली एल्डो ग्रुप बोल दिया करते। और OH नेगेटिव तो आपको मालूम है कि ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हवाले से बात कर रहे होते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ और आपने बताना है कि एल्डो शुगर किस में है और कीटो शुगर किस के अंदर है। प्यारे बच्चों गौर कीजिए कि अगर ये कार्बन ने, ये भी इसके साथ कार्बन अटैच है, यानी 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल आपके सामने बना रहा। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इधर हाइड्रोजन। आपको मालूम कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है। तो यहाँ पर तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, इधर 2 बना लिया, 2 और बना देगा। आप लिख दीजिए OH, इधर आ जाएगा H, और फिर यहाँ पर लिख दीजिए OH, इधर आ गया H। लेकिन अभी तक इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, तो जो 4th बॉन्ड है वो यहाँ पर आ गया। अब आप बताइए इसमें एल्डो ग्रुप है कि कीटो ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है। तो आप देखिए कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक तरफ हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा बताइए, एल्डो ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो प्यारे बच्चों जिस शुगर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप हो उसे एल्डो शुगर बोलते। तो ये एग्जांपल है किसकी, एल्डो शुगर की। अब कीटो ग्रुप के हवाले से देख लीजिए, मैं 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल आपके सामने बना रहा कि
कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ और इस कार्बन के दोनों तरफ मौजूद है कौन? कार्बन। तो ये कीटोनिक ग्रुप को इंडिकेट कर रहा। यहाँ पर आप OH लिख दीजिए, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है। इधर भी आप OH लिख दीजिए, इधर H है और यहाँ पर भी लिख देंगे क्या? H। तो आप देखिए इस मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? एल्डो है कि कीटो है? तो हम कहते हैं कीटो ग्रुप है, क्योंकि कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ और दोनों तरफ कार्बन मौजूद हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है कौन सा? ये कीटोनिक ग्रुप कंटेनिंग है। तो याद रखना, जैसे शुगर में कीटो ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, उसे कीटो शुगर बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों, इस डेफिनेशन के मुताबिक इसको देखिए, हम कहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो उसे पॉलीहाइड्रोक्सी कहते, पॉली मैनी को कहते। हाइड्रोक्सिल आपको मालूम है कि अगर मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो फिर क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी होगा। तो आप देखिए यहाँ पर भी मोर देन वन है और इस मॉलिक्यूल के अंदर भी मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो हम बोल देंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स। और प्यारे बच्चों, आपने देख लिया कि पॉलीहाइड्रोक्सी होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोनिक ग्रुप होगा। ये दोनों ग्रुप साइमल्टेनियसली नहीं होंगे, यानी या तो एल्डो ग्रुप होगा या कीटो ग्रुप होगा। अब आइए बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमने बात करनी है क्लासिफिकेशन की। आप बताइए व्हाट इज क्लासिफिकेशन? हम कहते क्लासेस बनाने का जो प्रोसेस है शन प्रोसेस के लिए होता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लासेस इज नॉन एज क्लासिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुप्स बनाने का जो प्रोसेस है उसे क्लासिफिकेशन कहते। तो क्लासिफिकेशन के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की इस 3 अंदाज से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब वो कौन कौन से इसकी क्लासेस हैं? एक को हम लोग कहते हैं मोनोसैकेराइड, याद रखिए मोनो 1 को कहते, और सैकेराइड शुगर को कहते, यानी स्वीट इन टेस्ट को कहते। फिर प्यारे बच्चों, हम कहते कुछ होते हैं जिन्हें कहते ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो अ फ्यू को कहते, और सैकेराइड शुगर को कहते। तो अ फ्यू शुगर यूनिट्स कंटेनिंग कितने? प्रॉपर रूल है वो अभी कुछ देर के बाद मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। और फिर पोली मैनी को कहते, और प्यारे बच्चों सैकेराइड बोलिए तो क्या? शुगर को कहते। अगर मैनी शुगर यूनिट्स कंटेनिंग हो तो पॉलीसैकेराइड्स बोलते। अब रूल देख लीजिए कि किस तरह से बताते। सबसे पहले तो हम कहते मोनोसैकेराइड में 1 मोनोमर होगा, 1 यूनिट कंटेनिंग हो तो उसे क्या कहेंगे? मोनोसैकेराइड। जैसे ये आपके सामने बना दिए, ये मोनोसैकेराइड्स हैं। फिर प्यारे बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक यूनिट के अंदर कितने हो सकते? रेंज के हवाले से आपको बता रहा हूं कि 3 to 7 क्या? कार्बन कंटेनिंग। ये याद रखिए, आपके सर कह रहे कि 3 to 7 कार्बन कंटेनिंग। अब ओलिगोसैकेराइड की बात कीजिए तो हम कहते ओलिगो कहते अफ्यू को। तो अफ्यू से कितना मुराद है? हम कहते अगर 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स कंटेनिंग हो, यानी 2 to 10 मोनोमर्स कंटेनिंग हो, 2 to 10 मोनोमर्स कंटेनिंग हो, 2 to 10 मोनोसैकेराइड कंटेनिंग हो, तो उसे हम कहते क्या? ओलिगोसैकेराइड। और प्यारे बच्चों अगर मोर देन, पॉलीमैनी को कहते, मोर देन 10 मोनोमर्स, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स कंटेनिंग होंगे तो फिर हम बोल देंगे क्या? पॉलीसैकेराइड। ये इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर 1 यूनिट ऑफ शुगर कंटेनिंग हो तो वो क्या?
मोनोसैकेराइड है, और 2 to 10 यूनिट्स ऑफ शुगर्स कंटेनिंग होगा तो ओलिगोसैकेराइड है, और मोर देन 10 मोनोसैकेराइड, मोर देन 10 शुगर्स कंटेनिंग होगा तो फिर उसे क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड कहेंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए इन तीनों में से जो सिंपलेस्ट है वो कौन है? तो वो मोनोसैकेराइड हैं, क्योंकि ये 3 to 7 कार्बन कंटेनिंग यानी 1 यूनिट कंटेनिंग, 1 मोनोमर्स कंटेनिंग, 1 शुगर कंटेनिंग है, तो हम कहते हैं सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड होते हैं। और मोस्ट कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो चूंकि पॉलीसैकेराइड में मोर देन 10 मोनोमर्स हैं, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स होते, तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स कौन है? पॉलीसैकेराइड होते, और जो 2 to 10 मोनोसैकेराइड कंटेनिंग वो ओलिगोसैकेराइड है। और फिर प्यारे बच्चों, अब इनका जो टेस्ट है इसके हवाले से बात करेंगे। मोनोसैकेराइड को हम कहते हैं ये स्वीट होते हैं, ओलिगोसैकेराइड भी स्वीट होते हैं, पॉलीसैकेराइड टेस्टलेस हैं। हम कहते हैं जो इनमें से स्वीटेस्ट हैं वो मोनोसैकेराइड हैं, जो लेस स्वीट इन टेस्ट हैं वो ओलिगोसैकेराइड हैं, और जो टेस्टलेस हैं वो पॉलीसैकेराइड हैं। और आपको याद आता होगा जब आपने टेस्ट बड्स के हवाले से, मैकेनो रिसेप्टर के हवाले से पढ़ा कि टेस्ट की एसोसिएशन सोलबिलिटी के साथ है, ये स्वीटेस्ट है मोनोसैकेराइड, तो यानी ये फ्रीली सोलुबल इन वाटर हैं। ओलिगोसैकेराइड लेस स्वीट इन टेस्ट हैं, तो हम कहते ये लेस सोलुबल इन वाटर होते हैं। पॉलीसैकेराइड चूंकि ये इनसोलुबल इन कोल्ड वाटर हैं, इसीलिए क्या, ये नॉर्मल वाटर की बात की जाए तो उसमें ये इनसोलुबल होते, इसीलिए तो हम कहते कोई टेस्ट नहीं आएगा, यानी ये टेस्टलेस होते हैं। आपके घर के अंदर जो चीनी रखी है वो बताइए वो क्या है? वो ओलिगोसैकेराइड है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप अपनी ज़बान को सॉफ्ट पेपर से खुश करने के बाद चीनी के कुछ दाने अपनी ज़बान पर रख दीजिए, आपको टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट उस वक्त आएगा जब सलाइवा आएगा, वो शुगर उसमें सोलुबल हो जाएगी, फिर टेस्ट बड्स की स्टिमुलेशन होगी। तो चूंकि पॉलीसैकेराइड इनसोलुबल इन नॉर्मल वाटर, कोल्ड वाटर, तो इसीलिए प्यारे बच्चों टेस्ट नहीं आता। एक बुक में लिखा स्पेरिंगली सोलुबल इन हॉट वाटर, थोड़ा सा ये जो सोलुबल होते हैं और वो हॉट वाटर के अंदर हैं। और एक एग्जांपल है, तो एक्सेप्शनल केसेस को हम उस तरह से फोकस नहीं कर पा रहे होते जब हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। अब इसके बाद आ जाइए मोनोसैकेराइड की बात कीजिए, तो ये एक लीनियर चेन के अंदर होते हैं, ब्रांचिंग नहीं होती है। लेकिन ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के अंदर आपको ब्रांचेस भी मिलती हैं। फिर प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात, रूल अभी याद कीजिए, फिर कुछ देर के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। यानी क्या, हम कहते ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, ये याद कर लीजिए बेटे कि ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। और फिर ऐसे ही याद रखना, ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स एक्सेप्ट सुक्रोज। आपके मन में आएगा कि सर सुक्रोज को ऐसा क्या हुआ कि ये नॉन रिड्यूसिंग हो गई। फिर प्यारे बच्चों, पॉलीसैकेराइड के हवाले से बात की जाए तो हम कहते हैं ये भी नॉन रिड्यूसिंग है, यानी सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। अब आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कि इनमें से जो मोस्ट अबंडेंट हैं वो कौन है? वो पॉलीसैकेराइड हैं। यानी सेलुलोज की बात की जाए तो मोस्ट अबंडेंट सेलुलोज, और सेलुलोज इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड। ये कंपैरिजन बता दिया। अब इसके साथ ही हमने बात करनी है एक्सप्लेनेशन के अंदर कि मोनोसैकेराइड्स के अंदर 3 to 7 कार्बन कंटेनिंग कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एल्डोफॉर्म कौन सी होती है, कीटोफॉर्म
कौन सी होती है? मोनोसैकेराइड आपने क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ बातें तो पढ़ ली होंगी। तो प्यारे बच्चों, मोनोसैकेराइड्स क्या होते? हम कहते 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर्स को हम मोनोसैकेराइड कहते। स्वीटेस्ट होते, फ्रीली सोलुबल इन वाटर होते। तो प्यारे बच्चों, और ये सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स भी हैं। अब इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन की बेसिस देखिए, फिर प्रॉपर एग्जाम्पल वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे है। यानी कुछ ऐसे होंगे जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको मिलेंगे 3, मिनिमम 3 से, चूँकि 3 to 7 कार्बन कंटेनिंग। और आपस की बात है, ये जो मोनोसैकेराइड हैं ये फोटोसिंथेसिस से बनते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो मिनिमम कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बनता है वो 3 कार्बन कंटेनिंग है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको 3 कार्बन एटम्स मिलते। और वैसे भी अगर आप डेफिनेशन के हवाले से देखिए तो हम कहते पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और अगर आप देखिए कि 2 कार्बन एटम्स हों तो पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं होगा। और फिर कीटोन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कीटोन तो ये होता है कि कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हो ऑक्सीजन के साथ, दोनों तरफ कार्बन मौजूद हो, तो मिनिमम 3 कार्बन एटम्स तो होने चाहिए। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं मोनोसैकेराइड में जो सिंपलेस्ट शुगर है वो 3 कार्बन कंटेनिंग होती है। फिर आपको 4 कार्बन कंटेनिंग, 5 कार्बन कंटेनिंग, 6 कार्बन कंटेनिंग और 7 कार्बन कंटेनिंग होते हैं। और जो 3 कार्बन कंटेनिंग, उनके कुछ जनरली हम कुछ बोल दिया करते, यानी 3 कार्बन कंटेनिंग वालों को कहते ट्राइओजेस। ट्राइओज ज्यादा टाइप्स हैं तो बोल दीजिए क्या? ट्राइओजेस। 4 कार्बन कंटेनिंग हो तो बोल दिया करते क्या? टेट्रोजेस। और 5 कार्बन कंटेनिंग तो आप बताइए, हम कहते हैं पेंटोजेस। 6 कार्बन कंटेनिंग हो तो हेक्सोजेस। और 7 कार्बन कंटेनिंग तो बोल दीजिए हेप्टोजेस। अब इनमें से जो एल्डो फॉर्म है और कीटो फॉर्म है, इसके हवाले से देख लीजिए। प्यारे बच्चों, हम लोग कहते ग्लिसरल्डिहाइड इज एल्डो फॉर्म ऑफ ट्राइओज। यानी आप देखिए, कभी आपने ग्लिसरल्डिहाइड को देखा? तो ये जो आपके सर ने मॉलिक्यूल बनाया 3 कार्बन कंटेनिंग और एल्डो ग्रुप कंटेनिंग, जिस शुगर में एल्डो ग्रुप होता है उसे एल्डो शुगर कहते हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड ये आपके सामने मौजूद है, और ये क्या? एल्डो शुगर है। आप देखिए, इसमें सभी कार्बन एटम्स के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है सिवाय एक के। ये रूल है। हम कहते इन मोनोसैकेराइड्स ऑल कार्बन एटम्स कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सेप्ट वन, एंड दैट इज कार्बन ऑफ एल्डो और कीटो। यानी मोनोसैकेराइड्स में सभी कार्बन एटम्स के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, सिवाय किसके? वो जो एल्डो कार्बन है, वो जो कीटो ग्रुप का कार्बन है, चूंकि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, मजीद हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं आ सकता। तो इन मोनोसैकेराइड्स ऑल कार्बन एटम्स कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सेप्ट कार्बन ऑफ एल्डो और कार्बन ऑफ कीटो। अब ये जो कीटो फॉर्म है, इसे हम बोलते डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो यहाँ पर आपके सर लिख रहे और इस पर एमसीक्यू पूछ लिया करते, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। फिर प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने बात करनी है किसकी? टेट्रोजेस की। लेकिन बात करने से पहले आप ये बताइए, कभी आपने ग्लिसरल्डिहाइड को देखा हो, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को देखा हो? तो जब हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ते हैं या रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं तो हम कहते ट्राइओजिस आर इंटरमीडिएट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। केल्विन साइकिल के अंदर ट्राइओज बनता है। फिर इसी तरह से जब ग्लाइकोलिसिस होती है, जब C6
H12O6 ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो पहले 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर बनती है, तो हम कहते हैं ट्राइओसिस आर इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब टेट्रोसिस की बात कीजिए तो हम कहते हैं रेयर इन नेचर प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया। टेट्रोसिस की बात कीजिए तो इसमें एग्जाम्पल है जो एल्डोफोम की, उसे कहते एरिथ्रोज। और प्यारे बच्चों जो इसकी कीटोफॉर्म है उसे हम लोग बोल देंगे क्या, एरिथ्रुलोज। यानी ये जो यूलोज है ये प्यारे बच्चों आता है किस फॉर्म के लिए, कीटोफॉर्म के लिए। जैसे पेंटोसिस में जो आपको बहुत मशहूर शुगर मिलती है वो कौन है, राइबोज है, या आप डीऑक्सी राइबोज भी है। तो प्यारे बच्चों इसकी जो कीटोफॉर्म है उसे देख लीजिए क्या, राइबुलोज है। यानी ये जो यूलोज है ये कीटोफॉर्म के लिए आता है। फिर हेक्सोसिस की बात कीजिए तो इसमें जो एल्डोफॉर्म के अंदर है एक तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज के बाद फिर हम बात करेंगे किसकी, गैलेक्टोज की। तो फिर इनमें फर्क क्या हुआ, ये फर्क ही तो आपको बताना है कुछ देर में। फिर इसकी जो कीटोफॉर्म है वो कौन है, वो फ्रुक्टोज है। याद रहेगा क्योंकि इस पर एमसीक्यू पूछा करते हैं। हेप्टोसिस में देखिए हम कहते हैं ये भी नेचर में रेयर होते हैं, नायाब हैं, कम कम होते हैं। यानी एक तो है सीडो हेप्टोज है। अब आप बताइए इसकी जो कीटोफॉर्म होगी वो क्या, हम कहते हैं वो होती है सीडो हेप्टुलोज। अब प्यारे बच्चों जिस शुगर के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, एल्डो शुगर। और जो कीटोनिक ग्रुप कंटेनिंग होता है वो क्या, कीटो शुगर होती है। अब ये जो ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है, इसके हवाले से जो फर्क है वो देखिए। यानी हम कहते हैं ये आइसोमर्स हैं। प्यारे बच्चों आइसो सेम को कहते, मर यूनिट को कहते। यानी जिनका मोलेकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट स्ट्रक्चर के हवाले से बात कीजिए तो आपको वेरिएशन मिलती है। वो बताने से पहले आप बताइए ये पेंटोसिस कहाँ पर मिलते हैं आपको। तो याद रखिए राइबोज की बात कीजिए या डीऑक्सी राइबोज की बात कीजिए तो ये न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर आपको मिलते। न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक यूनिट है वो क्या, न्यूक्लियोटाइड है। और आपने पढ़ा है कि सेंटर में पेंटोज शुगर है, कार्बन 1 पे नाइट्रोजिनस बेस है, कार्बन 5 प्राइम पे फॉस्फेट होता है। तो ये जो पेंटोज शुगर है ये कौन सी होती है, राइबोज होती है। यानी न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो आपको शुगर मिलती है वो कौन है, वो पेंटोज है। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर कौन है, पेंटोज है। फिर इसी तरह से कुछ को एंजाइम्स जैसे निकोटिनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर आपको पेंटोज मिलती है, न्यूक्लियोटाइड है। फिर इसी तरह से फ्लेविन, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर आपको पेंटोज यानी राइबोज मिलती है। हेक्सोसिस के हवाले से बात कीजिए तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन, ग्लूकोज। चूँकि मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो कौन है, ग्लूकोज। रेस्पिरेशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा मोलिक्यूल यूज़ होते हैं वो हेक्सोसिस हैं और बोल दीजिए उनमें सबसे ज़्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल होता है। अब आइए बात करेंगे ग्लूकोज में गैलेक्टोज में क्या फ़र्क होता है, फ्रुक्टोज का इनके साथ क्या फ़र्क है, इसके हवाले से बात होगी। पहले तो एक बात समझ आ गई आपको कि ग्लूकोज गैलेक्टोज का फ्रुक्टोज से जो फ़र्क है वो किस चीज़ के हवाले से, वो फंक्शनल ग्रुप के हवाले से कि इनके अंदर तो एल्डो ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप और इसमें कीटोनिक ग्रुप कीटो ग्रुप होता है, ये कीटो शुगर है। अब आइए ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करते। यानी ये तीनों आइसोमर्स हैं, तीनों का फॉर्मूला सेम है कि C6H12O6। अब प्यारे बच्चों तो फिर फ़र्क क्या हुआ, हम बोलते आइसोमर्स की कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स के हवाले से आपको बताना। ये ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है,
यानी आपके सर ने कार्बन बना दिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ है। एल्डो शुगर है कि कीटो शुगर है? तो हम कहते हैं कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, इधर हाइड्रोजन, कौन सी शुगर है? एल्डो शुगर है। अब इधर आ गया बेटे क्या? OH और यहाँ पर H आ गया। लेकिन याद रखना ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 पे OH इस तरफ होता है, इस तरफ होगा तो तभी प्यारे बच्चों ये क्या है? ग्लूकोज है। OH OH और आखिर में आपको मालूम है चूंकि CH2OH है, इसीलिए लिख दिया करते क्या? CH2OH। और भी बातें हैं बेटे इसके हवाले से, यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर क्या है? H है। ये बात क्लियर है आपको? अब आइए एपीमर्स के हवाले से आपको बताना है। एपी कहते ओन को, अपोन को, मर यूनिट को कहते। हम कहते अगर एक कार्बन एटम पे, कायरल कार्बन एटम पे, सबसे पहले तो ये देखिए कायरल कार्बन एटम क्या होता है। याद रखिए जिस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं उसे कायरल कार्बन कहते। जैसे इस कार्बन के साथ एक ग्रुप ये अटैच है, एक ये अटैच है, एक ग्रुप ये अटैच है और एक ये सारा अटैच है। तो 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो इसे क्या कहेंगे? कायरल कार्बन। ये कैसा है? कायरल कार्बन। यानी इस कार्बन के एक तरफ ग्रुप ये वाला है, एक ये है, एक ये और एक ये वाला है, तो ये भी क्या है? कायरल कार्बन। यानी ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हो। तो प्यारे बच्चों ये एपीमर्स हैं। ग्लूकोज और गलैक्टोज की बात कीजिए, यानी अगर आपके सर यहाँ पर बना दें तो आप गौर करना बेटे कि होता क्या इसमें। यानी ये तो आपने सबसे पहले 6 कार्बन एटम्स लिख लें, C6H12O6, यहाँ पर तो CH2OH आ जाएगा। यानी ग्लूकोज और गलैक्टोज ये दोनों कैसी शुगर हैं? एल्डो शुगर हैं। और फिर देखिए ये चूंकि गलैक्टोज की बात है तो इधर तो OH वैसे का वैसे रहा, इधर भी रहा H। कार्बन 3 पे OH इस तरफ होता है और इसके इस तरफ होता है। लेकिन याद रखना अगर कार्बन 4 पे भी OH आ जाए इस तरफ, यानी पहले इस तरफ था राइट साइड पे, अब ये आ गया किधर? लेफ्ट पे। और बेटे 5th पे पोजीशन आपने वैसी ही रखनी है, यानी इधर OH है और इधर बात कीजिए तो H है। तो अगर एक कायरल कार्बन एटम पे पोजीशन चेंज हो जाए तो बेटे स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और कंपोनेंट्स चेंज हो गई तो ये आइसोमर हो जाएगा। ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं स्ट्रक्चर के हवाले से, कि स्ट्रक्चर के चेंज करने से वो डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म आती है। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या? ग्लूकोज है और इसका नाम है क्या? गलैक्टोज। और अगर आप ग्लूकोज में कार्बन 2 पे OH की पोजीशन को कर दें इस तरफ, यानी फिर एपीमर बन जाएगा कि 1 पोजीशन पे और 1 कायरल कार्बन पे ग्रुप्स की अरेंजमेंट चेंज हो जाए तो प्यारे बच्चों ऐसे आइसोमर्स को एपीमर्स कहते। जैसे अगर आप इसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऐसे ही लिख दें और लेकिन ये जो सेकंड कार्बन पे H और OH की पोजीशन इसे कर दें चेंज, तो ये जो मॉलिक्यूल नया एक आइसोमर बनेगा उसे मेनोज कहते हैं। तो मेनोज भी ग्लूकोज का आइसोमर है और वो भी एल्डोफॉर्म है। गलैक्टोज की बात कीजिए तो इसमें कार्बन नंबर 4 पे और ये जो कायरल कार्बन है ग्लूकोज के हवाले से पोजीशन चेंज हो गई तो ये क्या है? गलैक्टोज है। कार्बन 2 पे पोजीशन हो जाए चेंज, मेनोज बनता है। फिर प्यारे बच्चों पेंटोसिस की बात कीजिए या हेक्सोसिस की बात कीजिए तो वाटर के अंदर ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब रिंग स्ट्रक्चर के हवाले से मैंने आपको बताना, यानी ये आमतौर पर ऐसे होता है कि फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है और इसके साथ जो लिंक्ड ऑक्सीजन है ये सेकंड लास्ट कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा होता है और बॉन्ड बनाने के बाद
ये फिर किस फॉर्म के अंदर आता है, आप इसे देख लीजिए। ये आपके सर बना रहे, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, 6 कॉर्नर कंटेनिंग, आपके सर ने बना दिया जी ऐसे। ठीक है बेटा जी। और यहां पर एलिमेंट्स वो किस तरह से आते हैं, इधर एच होता है, इधर एच है, फिर इसको भी थोड़ा सा उठ, इधर एच है, इधर एच है। तो मैंने तो कुछ ऐसे किया याद कि इस फॉर्म के अंदर ये एच 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 इन सभी के मिलने से स्माइली इमोजी बनती है, यानी वो कुछ इस तरह से आपने देखी होगी, है ना बेटे। ये जो स्ट्रक्चर है कि इधर एच है, इधर एच है, इधर एच है, ऊपर एच है, इधर एच 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 एच, ये स्माइली सी बनती है, मैंने तो ऐसे किया याद। फिर प्यारे बच्चों बकिया सभी के साथ आप लिख देंगे क्या, ओ एच लिख देंगे। यहां पर भी आ गया क्या, ओ एच, यहां पर भी ओ एच। लेकिन आपने देखा है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 3 पे देखिए ओ एच की पोजीशन बकिया के कंपैरिजन में मुख्तलिफ है। तो यहां पर भी ये 1 पोजीशन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, और ये वाला आखिरी वाला यानी कौन है, CH2OH। तो ये आपके सामने आ गया कौन, 6th कार्बन। लेकिन कार्बन नंबर 3 पे पोजीशन चूंकि चेंज है, OH इधर लिख देंगे, H इधर, OH इधर लिख देंगे। ये इसकी रिंग फॉर्म है, और इसकी ये जो रिंग फॉर्म है इसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोपाइरानोस। याद रखिए ये है तो ग्लूकोज ही, ये पायरान बीच में कहां से आ गया, तो याद रखिए पायरान की एटमोलॉजी है 6 कॉर्नर्ड। तो चूंकि ये 6 कॉर्नर्ड स्ट्रक्चर बना, इसीलिए से पायरान, पायरानोस यानी ग्लूकोज ने पायरान की सूरत अडॉप्ट कर ली। और वैसे पायरान एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, वो भी 6 कॉर्नर्ड होता है। तो प्यारे बच्चों ये जो फॉर्म है, अब इस रिंग स्ट्रक्चर के अंदर इस मॉलिक्यूल का नाम है ग्लूकोपाइरानोस। अब रिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी 2 डिफरेंट आइसोमर्स मिलते हैं। अब वो किस तरह से, इसको देख लीजिए प्यारे बच्चों। ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये जो अब रिंग स्ट्रक्चर के अंदर आ गया कार्बन 1, आपने इसमें पोजीशन देखनी है किसकी, OH की। अगर 6th कार्बन यानी लास्ट कार्बन किसी भी मॉलिक्यूल में हो सकते हैं, इसलिए 6 ना कहें, लास्ट कार्बन और OH अगर ये सेम प्लेन पर ना हो, एक अबव दी प्लेन हो, एक बिलो दी प्लेन हो, तो ऐसी शुगर्स को हम लोग कहते हैं अल्फा शुगर्स। यानी ये ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म है, ये अल्फा फॉर्म है। फिर प्यारे बच्चों अगर ऐसा हो, इसकी पोजीशन हो जाए चेंज, यानी ये जो यहाँ पर ऐसे है, तो प्यारे बच्चों OH आ जाए ऊपर की जानिब और H आ जाए नीचे की जानिब। तो ये जो OH ऊपर की जानिब है, तो हम लोग कहते हैं ये दोनों अबव दी प्लेन है। यानी अगर आप OH की बात कीजिए और लास्ट कार्बन की बात कीजिए, वो सेम प्लेन में आ रहे हैं, तो ऐसी शुगर्स को और ऐसे आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं बीटा फॉर्म है। अब आपने मुझे बताना है कि अगर OH नीचे हो तो वो कौन सी फॉर्म है, हम उसे अल्फा फॉर्म बोल देंगे। OH ऊपर है तो उसे ग्लूकोज के हवाले से उसे बीटा फॉर्म बोल देंगे। अब रिमेनिंग ग्लूकोज के कुछ और भी आइसोमर्स उसके हवाले से आपको बताना है, और उसे बोलते हैं इनेंशियोमर्स। याद रखिए इनेंशियो अपोजिट को कहते हैं। अगर सारे कायरल कार्बन एटम्स पे आप ग्रुप की पोजीशन को कर दें चेंज, तो उसे इनेंशियोमर बोलते हैं। इनेंशियो अपोजिट को कहते, मर यूनिट को कहते, और बेसिकली ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और नॉन इम्पोजेबल होते हैं। कैसे, अभी देखिए। अब आपको जो इनेंशियोमर्स हैं
उनके हवाले से बताना है। इनेंशियो अपोजिट को कहते, यानी अगर आप कायरल एटम्स पे पोजीशन को चेंज कर दीजिए तो एक बिल्कुल उसके अपोजिट मॉलिक्यूल बनता है। जैसे अगर आप इस ग्लूकोज के हवाले से बात कीजिए तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, डी ग्लूकोज। डी क्या है मैं अभी कुछ देर में आपको बताता हूं। और प्यारे बच्चों, फिर इसके जो इनेंशियोमर बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एल ग्लूकोज। वो एल फॉर्म है। इसका मतलब क्या है पहले देखिए जरा। प्यारे बच्चों, जो राइट साइड पे ये जो आपको ग्रुप्स मिलेंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और ग्रुप ऑफ एटम्स मिलेंगे, उन्हें आपने किधर कर देंगे, लेफ्ट पे। और जो लेफ्ट पे आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे उन्हें आपने कर देना किधर, राइट पे। तो ये उससे क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा, आइसोमर बन जाएगा। जैसे अगर आप आईने के अंदर देखते हैं, जो राइट है वो लेफ्ट पे होता है, बिल्कुल ऐसे ही। यानी इधर ओ एच राइट पे था, हमने लेफ्ट पे कर देंगे। इधर एच राइट पे था, इसको लेफ्ट पे कर दिया। फिर यहाँ पर ओ एच आ गया, यहाँ पर ओ एच आ गया। अब ये वाले जो लेफ्ट पे हैं इन्हें हम कर देंगे किधर, राइट पे कर देंगे। यानी एच आ गया इधर, यहाँ पर क्या, ओ एच, यहाँ पर भी एच, यहाँ पर भी एच। याद रखिए D4 डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो ये बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स लाइट के हवाले से होते। डेक्स्ट्रो राइट को कहते, जो लाइट को राइट पे रोटेट कर दे उसे डी फॉर्म कहते। तो ये लाइट को राइट पे रोटेट कर देगा, इसीलिए से डी ग्लूकोज बोलते। L4 लीवो, लीवो लेफ्ट को बोलते। तो जो लाइट को लेफ्ट पे रोटेट कर दे उसे एल फॉर्म, उसे एल आइसोमर कहते। नेचुरली बात कीजिए तो हम कहते ग्लूकोज के हवाले से और मोनोसैकेराइड्स के हवाले से आपको डी फॉर्म मिलती है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये सिंथेटिक एल फॉर्म भी है, लेकिन नेचुरली जो फॉर्म है वो कौन सी, वो डी फॉर्म होती है। मोनोसैकेराइड के अंदर ये जो पेंटोज है, ये 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी जो रिंग फॉर्म है फिर वो आपको दिखानी है और बतानी है। यानी सबसे पहले तो आप करेंगे ऐसे कि 5 कार्बन लिख देंगे और आप बताइए ये राइबोस एल्डो शुगर है कि कीटो शुगर है। यकीनन ये एल्डो शुगर है, जब एल्डो के अंदर लिख दी है तो एच, और बकिया सभी के साथ आप लिख दीजिए क्या, ओ एच, ओ एच, ओ एच, और आखिर में आपको मालूम है CH2OH लिख देंगे। और यहाँ पर आ गया कौन, H, H, H। अब प्यारे बच्चों, इसका जो रिंग स्ट्रक्चर है उसके हवाले से हमने बात करनी है कि इसका रिंग किस तरह से बनेगा। यानी सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ बॉन्डिंग होती है। तो प्यारे बच्चों, ये 5 कार्बन शुगर ये जब रिंग स्ट्रक्चर के अंदर आती है तो हम कहते ये इस तरह से 5 कॉर्नर्ड स्ट्रक्चर बनता है। ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कार्बन, और ये CH2OH, ये तो आखिर वाला यानी 5th कार्बन है। अब बकिया इसके अंदर देख लेंगे कि H कहाँ पर आता है और OH कहाँ पर आता है। तो देख लीजिए, हम कहते अगर आप इस मॉलिक्यूल के हवाले से बात कीजिए तो पहले वो जो आपने फॉर्म देखी थी और इमोजी के हवाले से बात की थी वो हैप्पी इमोजी थी। आप इमोजी की बात कीजिए तो सैड इमोजी। आपके सर ने तो ऐसे किया याद कि यहाँ पर एच लिख देंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी एच लिखेंगे यहाँ पे, एच यहाँ पे, एच यहाँ पे, एच यहाँ पे। ये क्या है, सैड इमोजी। और बकिया सभी जगहों पर आप लिख देंगे क्या, OH, और यहाँ पर भी लिख देंगे OH। राइबोज है तो ये जो राइबोज की रिंग फॉर्म आती है इसे कहते हैं क्या, राइबोफ्यूरानोज। आपके मन में आएगा कि सर ये तो राइबोज ही है, बीच में फ्यूरान कहाँ से आ गया। तो याद रखिए फ्यूरान की एटमोलॉजी है 5 कॉर्नर्ड। चूंकि ये 5 कॉर्नर्ड स्ट्रक्चर बनाता है इसीलिए हम इसे बोलते राइबोफ्यूरानोस के राइबोज ने
फ्यूरान की शेप को अडॉप्ट कर लिया। और फ्यूरान एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और वो 5 कॉर्नर्ड होता है। अब आप बताइए, ये आपके सर ने अल्फा राइबोफ्यूरानोस बनाया है कि बीटा राइबोफ्यूरानोस? रूल आपको बता दिया था कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, इस पर जो OH है, अगर तो ये लास्ट कार्बन के सेम प्लेन पर होगा तो वो क्या, बीटा शुगर है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर लास्ट कार्बन किसी और प्लेन में हो और OH किसी और प्लेन के अंदर, यानी अगर ये अबव द प्लेन है और OH बिलो द प्लेन हो, तो उसे क्या कहेंगे, अल्फा फॉर्म ऑफ राइबोफ्यूरानोस। तो ये तो सारी बातें थी मोनोसैकेराइड के हवाले से। आपसे पूछना ये कि जब मोनोसैकेराइड हमारी नेचर के अंदर ना थे, हमारी एनवायरनमेंट के अंदर ना थे, तो ये मोनोसैकेराइड कहाँ से आ गए? जी, ये फोटोसिंथेसिस से आते। और आपको फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है वो तो याद आती होगी। यानी क्या होता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, सॉइल से वाटर आता है, और फिर लाइट एनर्जी की बात होती है। और फिर प्यारे बच्चों फॉर्मेशन होता है किसका, हम कहते कार्बोहाइड्रेट का, मोनोसैकेराइड का। लिख दीजिए C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। और आपकी किताब ने लिखा है कि अगर आपने 10 ग्राम ग्लूकोज बनाना हो तो जो सोलर एनर्जी रिक्वायर होती है वो कितनी, 717.6 किलो कैलोरी। प्यारे बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट आपकी एनवायरनमेंट का पार्ट ना थे, कहाँ से आ गए? एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी, वाटर था, एनर्जी थी, लाइट एनर्जी। तो प्लांट क्या करते, फोटोसिंथेसिस करेंगे और इनको मिला के तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देंगे, मोनोसैकेराइड्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब इसके साथ हमने जो दूसरा क्लासिफिकेशन के अंदर दूसरा ग्रुप था ओलिगोसैकेराइड, अब उसको पढ़ेंगे। इस टॉपिक के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन्हें देख लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड की। आपने पढ़ लिया ओलिगो अफ्यू को कहते, सैकेराइड शुगर को कहते। तो 2 to 10 मोनोसैकेराइड कंटेनिंग इस ओलिगोसैकेराइड। अगर 2 मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बने उसे हम डाइसैकेराइड कहते, और 3 मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बने ट्राइसैकेराइड, और 10 मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बने तो डेकासैकेराइड बोलेंगे। आप बताइए पेंटोज में और पेंटासैकेराइड में क्या फर्क होता है? पेंटोज तो मोनोसैकेराइड है, यानी 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है तो वो पेंटोज है। लेकिन अगर 5 मोनोमर्स 5 यूनिट्स कंटेनिंग शुगर होगी तो वो पेंटासैकेराइड है। यानी पेंटोज मोनोसैकेराइड है और पेंटासैकेराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के हवाले से बात कीजिए तो नेचर में जो सबसे ज़्यादा हैं वो कौन है? डाइसैकेराइड। डाई 2 को कहते, सैकेराइड शुगर को कहते। तो शुगर के 2 यूनिट्स कंटेनिंग, तो आप इसे बोल दीजिए क्या? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के हवाले से बात कीजिए तो जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं उनके हवाले से बात करेंगे। ये सबसे पहले आपके सर ने ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये बनाया है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये। जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो प्यारे बच्चों वाटर निकलता है, यानी एक तरफ से H गया, एक तरफ से क्या? OH, यानी डिहाइड्रेशन हुई है, रिमूवल ऑफ वाटर होती है, और फिर इस ऑक्सीजन का लिंक इस कार्बन के साथ हो जाएगा, यानी कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज होता है, यानी ईथर लिंकेज भी। चूंकि मोनोसैकेराइड्स के बीच में स्वीट पार्ट के बीच में होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते। याद रखिए ग्लाइको स्वीट इन टेस्ट को कहते। तो ये जो स्वीट कंपोनेंट्स हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनता है उसे क्या कहते? याद रखना, इसे हम माल्टोज कहते। अब गौर करना ज़रा,
अगर आप इसी वाटर मॉलिक्यूल को इसमें कर दीजिए ऐड, तो ये दोबारा मोनोमर्स में ब्रेक हो जाएगा। इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते। हाइड्रो वाटर को कहते, लाइसिस ब्रेक डाउन को कहते। हम कहते ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय यूटिलाइजिंग वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस इज अ रिवर्स ऑफ डिहाइड्रेशन। याद रखना, हाइड्रोलिसिस उन्हीं की होगी जिनकी पहले डिहाइड्रेशन हो चुकी, यानी जिनमें से वाटर निकला है, वाटर की एडिशन उन्हीं में हो सकती है। इसीलिए मोनोसैकेराइड के हवाले से हम कहते कि पॉलीसैकेराइड, ये क्या होते हैं मोनोसैकेराइड? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। आगे बात नहीं होती कि और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलिसिस, चूंकि मोनोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? चूंकि उनकी डिहाइड्रेशन नहीं हुई, तो इसीलिए हाइड्रोलिसिस भी नहीं हो सकती। तो जिनमें से वाटर निकला है, वाटर की एडिशन उन्हीं में होगी। तो हाइड्रोलिसिस इज पॉसिबल फॉर ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, चूंकि ये डिहाइड्रेशन से बनते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है माल्टोस, ये आपने कहां पर देखा? जब स्टार्च इनटेक करेंगे तो फिर क्या होता है, यानी एमाइलोज की बात की जाए तो फिर एमाइलेज एंजाइम करेगा एक्ट और बनता क्या है? माल्टोस। माल्टोस तक डाइजेस्ट करेगा कौन? एमाइलेज, और उसके बाद माल्टेज इस पर एक्ट करेगा और ये चेंज हो जाएगा किसमें? टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर। नेक्स्ट प्यारे बच्चों जरा देखिए, ये आपके सर ने मॉलिक्यूल बना दिया ग्लूकोज, इसके साथ में जो मॉलिक्यूल है वो गैलेक्टोज। अब आप बताइए ग्लूकोज में और गैलेक्टोज के अंदर क्या फर्क है? बकिया सारा तो वैसा ही होगा, लेकिन प्यारे बच्चों गैलेक्टोज में अगर ग्लूकोज स्ट्रक्चर को बेस बनाएं तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कार्बन 4 पे आप OH की पोजीशन को बदल दीजिए। अगर राइट पर है तो लेफ्ट पर कर दीजिए, तो वो ग्लूकोज से उसका आइसोमर यानी गैलेक्टोज की फॉर्मेशन होगी। तो ये ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज है। OH इसका है, OH इसका। वाटर रिमूवल होती है, डिहाइड्रेशन होती है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनता है। ये जो डाइसैकेराइड बनता है इसे हम कहते हैं क्या? लैक्टोज। आपको नेम से इंडिकेट होता है, लैक्ट मिल्क को कहते हैं। तो पर्टिकुलरली ये मिल्क के अंदर होती है, इसलिए हम इसे लैक्टोज बोलते हैं। प्लांट के अंदर होगी कि नहीं लैक्टोज? हम कहते नहीं होती, क्योंकि ये एनिमल्स के पास मिल्क होता है, तो लैक्टोज लैक्ट से है, तो ये मिल्क के अंदर आपको मिलेगी। नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये देखिए, ये आपके सर ने बना दिया ग्लूकोज, और ये कौन है? फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में फर्क बताया था आपको कि ग्लूकोज एल्डो शुगर है, फ्रुक्टोज कीटो शुगर है। ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल बनता है, डाइसैकेराइड बनता है, इसे हम कहते क्या? सुक्रोज कहते। याद रखिए, ये सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते। टेबल पे पड़ी होती है और चीनी वगैरह ये जो है, और इसे आप चाय में डालकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सुक्रोज है। इसी को हम कहते हैं केन शुगर, चूंकि शुगर केन से हासिल होती है। प्यारे बच्चों ये तीनों एग्जाम्पल्स माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोज, ये क्या हैं? डाइसैकेराइड हैं, 2 मोनोमर्स कंटेनिंग हैं। अब आइए इनके बीच में जो लिंकेज है वो देखिए, ये कार्बन 1 2 3 4 और ये कार्बन 5, और इसका ये वाला होगा यहाँ पर क्या? कार्बन 6। वो सर ने शो नहीं किया बेटे, CH2OH ऐसे होगा। और प्यारे बच्चों कार्बन 1 2 3 4 5 और ये कार्बन 6। और प्यारे बच्चों ये होता है 1-4 लिंकेज, कि इसका कार्बन नंबर 1 होगा, इसके कार्बन नंबर 4 होगा। तो इस लिंकेज को हम लोग कहते हैं 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइको आपको पता है किसे कहते? स्वीट को कहते, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल दीजिए। नेक्स्ट जरा देखिए, ये भी कार्बन 1 है, कार्बन 4 है। लैक्टोज के अंदर भी आपको मिलता है
1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग कहते ये कार्बन नंबर यहाँ पर CH2OH कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन 2 है, ये इसका कार्बन 1 है, यानी ग्लूकोज का कार्बन 1 होगा और फ्रुक्टोज का कार्बन 2 होगा, और बॉन्डिंग होती है बेटे, और ये जो लिंकेज होता है इसे हम लोग बोलते हैं 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आपको बताना है कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग क्यों हो गई। पहले आप सीक्वेंस में बताइए, अगर एल्केन की ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कीजिए, एल्डो कीटो की फॉर्मेशन होती है। एल्डो कीटो की आप ऑक्सीडेशन कीजिए तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब रिवर्स सीक्वेंस में आइए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन कीजिए तो एल्डो कीटो बनता है, तो एल्डो कीटो की रिडक्शन कीजिए तो अल्कोहल बनता है। इसका मतलब है इन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो रिडक्शन की एबिलिटी है वो एल्डो कीटो ग्रुप की वजह से है। तो प्यारे बच्चों, ग्लूकोज में कार्बन 1 पे एल्डो ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज में कार्बन 2 पे कीटो ग्रुप होता है। तो जब दोनों के बीच में लिंकेज होता है 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, यानी कार्बन 1 से एल्डो ग्रुप गया, कार्बन 2 से कीटो ग्रुप गया, तो चूंकि ना एल्डो रहा ना कीटो रहा, तो इसीलिए हम कहते सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाइए, बात करेंगे किसकी? पॉलीसैकेराइड की। याद रखिए, पॉली मैनी को कहते, सैकेराइड शुगर को कहते। तो हम कहते मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स कंटेनिंग होगी, तो फिर क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड बोलते। और पॉलीसैकेराइड के हवाले से जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, आइए उनके हवाले से बात करें। सबसे पहले तो हमने बात करनी है किसकी? स्टार्च की। याद रखिए, स्टार्च की एटमोलॉजी है स्टिफ, स्टिफनेस को कहते। ये जो आपके सूट के ऊपर माया लगी होती है, ये स्टार्च ही तो है, उसकी वजह से स्टिफनेस है। अब स्टार्च होती क्या है? हम कहते ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में मिलते जाएं, मोर देन 10 अगर ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते जाएं तो प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टार्च बोलते हैं। और स्टार्च की अगर आप हाइड्रोलिसिस कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलता है। जाहिर बात है, ग्लूकोज से मिलकर बना है, तो अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कीजिए तो बेसिक यूनिट ग्लूकोज ही तो मिलेगा। फिर प्यारे बच्चों, हम लोग कहते हैं ये जो स्टार्च है ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स के अंदर। ये जो आप आलू खा रहे हैं उसमें जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? वो स्टार्च ही तो होती है। ये जो आप लेज कर्लीज खाते हैं इनके अंदर जो आलू के बीच में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है? ये स्टार्च ही तो है। स्टार्च 2 टाइप्स की होती है प्यारे बच्चों, एक हम लोग कहते एमाइलोज है और एक होती है एमाइलोपेक्टिन। याद रखिए, इनमें से जो अनब्रांच्ड होती है वो कौन है? एमाइलोज है, और जो ब्रांच्ड है वो एमाइलोपेक्टिन है। आप देखिए लिंकेज वही है कि इनके बीच में तो 1,4 लिंकेज है, फिर 1,4 लिंकेज है, फिर इसी तरह से 1,4 लिंकेज होता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो लीनियर स्ट्रक्चर बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, इसे हम लोग एमाइलोज बोलते हैं। और एमाइलोज अनब्रांच्ड होती है एंड सोलूबल इन हॉट वाटर। चूंकि वो पार्ट्स एक्सपोज हो रहे होते हैं तो बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन एमाइलोपेक्टिन की बात कीजिए, इसमें 1,4 लिंकेज, 1,4 लिंकेज तो मिलता है, लेकिन जहां पर ब्रांच होती है ब्रांच्ड पॉइंट पे ये कौन सा? 6 पॉइंट है, और ये इस ग्लूकोज का 1 है, ये 1 है और ये कार्बन नंबर 6 है। तो ब्रांच्ड पॉइंट पे आपको 1,6 लिंकेज मिलता है। तो चूंकि ये बहुत बल्कि सा स्ट्रक्चर बनता है, इसके हाइड्रोजन और दीगर पार्ट्स उस तरह से एक्सपोज नहीं हो पाते हैं, तो हम कहते हैं एमाइलोपेक्टिन इनसोलुबल इन वाटर होती है। चाहे कोल्ड वाटर में तो दोनों इनसोलुबल हैं, लेकिन इन हॉट वाटर एमाइलोज इज सोलुबल। एमाइलोपेक्टिन की बात कीजिए तो इनसोलुबल इन
हॉट वाटर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आ जाइए, बात करेंगे ग्लाइकोजन की। आपको मालूम है ग्लाइको ग्लूकोज से ही है, और जेन बोलिए तो क्या, जेनरेटिंग, यानी ग्लूकोज जेनरेटिंग, यानी फिर वही बातें पुरानी सी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते जाएं तो एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा, उसे ग्लाइकोजन कहते। अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज ही तो मिलेगा, इसलिए तो नाम रखा ग्लूकोज जेनरेटिंग, कि इसकी हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज मिलता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हम लोग कहते हैं स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स इज ग्लाइकोजन। आपके लिवर में, आपके मसल में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो ग्लाइकोजन है ये भी ब्रांच्ड होती है, यानी 1,4 लिंकेज तो एक लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर आपको मिलेगी, जहां पर ब्रांच्ड पॉइंट होता है वहां पर 1,6 लिंकेज। अब आपसे पूछना, एमाइलोस एमाइलोपेक्टिन में से स्ट्रक्चरली ग्लाइकोजन से कौन ज्यादा मिलती है? हम कहेंगे एमाइलोपेक्टिन, क्योंकि ग्लाइकोजन भी ब्रांच्ड है, एमाइलोपेक्टिन भी ब्रांच्ड है। ग्लाइकोजन के अंदर भी 1,4 लिंकेज, इनके अंदर भी 1,4 लिंकेज। जहां पर ब्रांच्ड पॉइंट आता है वहां पर 1,6 लिंकेज ग्लाइकोजन के अंदर भी है, एमाइलोपेक्टिन के अंदर भी है। तो फर्क क्या है? ये नंबर ऑफ ब्रांचेस का है। याद रखना, अगर आप एमाइलोपेक्टिन के कंपैरिजन में देखिए तो ग्लाइकोजन के ऊपर बेइंतहा ब्रांचेस होती हैं, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होती हैं किस पे? ग्लाइकोजन पे होती हैं। नेक्स्ट जो तीसरा कंपोनेंट इसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं वो सेलुलोज है। अब प्यारे बच्चों, पहले तो आप ये बताइए कि अल्फा ग्लूकोज क्या होता है। यानी आपने पढ़ा है, अगर ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये कार्बन नंबर 6 है, लास्ट कार्बन है, और अगर OH नीचे की जानिब होगा तो ये क्या होगी? एल्डो शुगर होगी। लेकिन अगर OH ऊपर की जानिब होगा तो इसे क्या बोलते हैं? बीटा ग्लूकोज। याद रखना, सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज होता है, यह भी लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और एमाइलोज भी लीनियर है। फर्क क्या है? उसमें अल्फा ग्लूकोज होता है और सेलुलोज के अंदर बीटा ग्लूकोज, यानी 1,4 लिंकेज तो होता है, लेकिन चूंकि OH ऊपर था और यहां पर कार्बन नंबर 4 पे OH नीचे है, इन दोनों के बीच में लिंकेज होता है, यानी इसके अंदर आपको बीटा 1,4 लिंकेज मिलता है। अब आपसे पूछ रहा हूं बेटे, ये बेसिक सी बातें स्ट्रक्चर के हवाले से वो तो आपको बता दी। आपसे पूछना, हुज हाइड्रोलिसिस यील्ड ग्लूकोज? आंसर इज ऑल ऑफ दिस। स्टार्च ग्लाइकोजन की बात की जाए तो अल्फा ग्लूकोज मिलेगा, सेलुलोज की बात की जाए तो बीटा ग्लूकोज मिलता है। ये बात होगी क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेड कलर विद आयोडीन? हम कहेंगे ग्लाइकोजन है। और ब्लू कलर विद आयोडीन, हम स्टार्च की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स नो कलर चेंज विद आयोडीन? हम सेलुलोज की बात करेंगे। यानी अगर आपके पास एक बीकर हो और उसमें अननोन कुछ हो, आपको बताया ना गया हो कि स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, तो आप कैसे बताओगे क्या है? तो आप आयोडीन टेस्ट करेंगे। अगर तो ब्लू कलर आता है तो आप कहना स्टार्च है, अगर रेड कलर आता है, ब्रिक रेड, तो आप कहना क्या? ग्लाइकोजन। अगर नो कलर चेंज तो फिर सेलुलोज है। याद रखिए, ये जो सेलुलोज है ये बेतहाशा स्ट्रक्चर बना रही होती है। जैसे प्लांट सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन की बात कीजिए तो वो क्या है? सेलुलोज है। हम ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास सेलुलेज एंजाइम नहीं है। लेकिन हर्बीवोर्स के हवाले से बात कीजिए, आप बैक्टीरिया की बात कीजिए, आप फंजाई की बात कीजिए, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेलुलेज एंजाइम होता है। अब आखिर में जो पॉलीसैकेराइड के अंदर शामिल, उसे हम लोग कहते हैं काइटिन। मोस्ट अबंडेंट इनमें से कौन है? सेलुलोज है। कॉटन इज प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। आखिर में बात आपको बतानी है काइटिन की। प्यारे बच्चों बताइए, ये जो काइटिन है कहां पर मिलती है?
हम कहते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई इज काइटिन। बहुत टफ मटेरियल होता है। अब इसमें और सेलुलोज में क्या फर्क है? बकिया बॉन्डिंग तो बीटा 1,4 लिंकेज ही है, लेकिन याद रखना अगर ग्लूकोज में कार्बन 2 पे एन एसिटाइल आ जाए तो प्यारे बच्चों यानी होगा ऐसे NH और CO और इसके साथ फिर होगा क्या CH3। अब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसे बोलते एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से यहाँ पर भी यानी ग्लूकोज के कार्बन 2 पे आ गया कौन? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये आ गया एन एसिटाइल। यानी आपको पता है कि 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड वो तो एसिटिक एसिड है, और जब उसके साथ अटैच हो जाए कौन? अमाइनो ग्रुप, इस तरह से ही है तो उसे बोलते एन एसिटाइल। एन एसिटाइल बोलेंगे, ग्लूकोज के साथ मिल गया तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और इनके बीच में भी जो लिंकेज होती है वो 1,4 और बीटा 1,4 लिंकेज होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल? तो सेलुलोज। और फंजाई के हवाले से पूछ लेंगे तो आप बता देंगे क्या? काइटिन। प्यारे बच्चों ये आज का सारा टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट के हवाले से, इसे पढ़ लीजिएगा। कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।